हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट टाइम मैंने एक इंटरव्यू की वीडियो बनाई थी प्रिया के साथ, जो कि हमारे साथ हैं। तो आप लोगों ने उस पर बहुत सारे कमेंट्स किए थे, तो जिनका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं सबका रिप्लाई कर सकूँ। तो उसके लिए आज मैं फ्री हूँ, संडे, तो आज मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा एक रिप्लाई वीडियो बना देती हूँ, जिसमें कि सारे कमेंट्स को हम कवर कर लेंगे और सभी लोगों का आसानी से जवाब दे देंगे। तो आज हमारे साथ हैं प्रिया, जो जवाब देंगी अब उनकी वीडियो पर आई हुई कमेंट्स का। हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिया। और लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था उस पे आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे, तो उन्हीं का आंसर मैं आज देना चाहूँगी, कोशिश करूँगी देने की। पहला कमेंट आया ज्योति का, ज्योति मेवाड़ा। प्रिया दी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो थैंक यू ज्योति। और आई होप कि तुम्हारी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और तुम भी जल्दी आओ, ऐसी मैं विश करती हूँ। और नेक्स्ट कमेंट है शिवानी राजपूत का, पूछ रही हैं ये प्रिया दी ओके दिल्ली पुलिस में। ओके, हाँ, मैं ग्राम ढाबला धीर से हूँ। ओके, आपकी सीनियर हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू शिवानी, थैंक यू। नेक्स्ट है भाविका गुर्जर ने किया है, मैं भी एमपी के शाजापुर ज़िले से हूँ। ठीक है भाविका। विपिन कुमार पूछते हैं इसी प्रकार के इंटरव्यू आप लाया करो, तो बिल्कुल। और नेक्स्ट है सोनल, पूछ रही हैं कि फ्रैक्चर का निशान है हाथ में, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? बचपन में हुआ था तो नहीं, फ्रैक्चर का निशान है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ऐसा कुछ नहीं है। टाँके वाके है, ओके, टाँके लगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचपन का निशान है वो, तो अभी तक उतना ये शो नहीं हो रहा होगा, कोई इशू नहीं है, हो बस जाएगा। रिसेंटली कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए कि आप जैसे मेडिकल देने जा रहे हैं, तो अभी 1-2 महीने पहले आपका कोई फ्रैक्चर हो गया, उसका ज़्यादा ही उभरा हुआ निशान दिखता है जो टाँके लगे हुए होते हैं। बाकी अगर आपका पुराना कोई फ्रैक्चर है, बचपन बचपन में हो गया था, तो वो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रूबी यादव ने लिखा है, हेलो दी, आँखों में कोई निशान हो तो फॉर्म डाल सकते हैं? अब ये डिपेंड करता है रूबी कि किस टाइप का निशान है आपकी आंखों में। अगर कोई मोल वगैरह है, जैसे नॉर्मली लोगों को मोल्स होते हैं आंखों में, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। बाकी वो डिपेंड करता है, ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बाकी चल जाता है, कोई इतना अगर कोई इशू नहीं चोट है। भी लगी है आँख के पास, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई चोट वगैरह लगी है, उसका कोई छोटा सा निशान होता है, तो वो भी चल जाता है। इतना नहीं होता कि मेडिकल में आपको बाहर निकाल देंगे चोट की वजह से। अगर निशान होता है तो वो सब चल जाता है, कोई छोटी प्रॉब्लम होती है तो चल जाती है। हाँ, आपका जो आंखों का विज़न है वो ठीक होना चाहिए, आपको हाँ। दिखाई देना चाहिए दूर का, और पास का सब भी मतलब ऐसे ठीक होना चाहिए। बाकी निशान वगैरह से इतना कोई इशू नहीं होता है। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह रावत, पूछते हैं स्टैटिक जीके जीएस कहाँ से की, करंट अफेयर। ओके, तो मैंने स्टैटिक जो जीके है वो पढ़ा है, लूसेंट की एक बुक होती है, ग्रीन कलर में आती है वो, उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, पूरे टॉपिक्स उसमें कवर किए होते हैं। तो वो बुक मैंने पढ़ी है जीके के लिए, उससे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है जीके की। नेक्स्ट करंट अफेयर, तो करंट अफेयर मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, एक कल्याणी मैम करंट अफेयर करके है, तो वहाँ से मैं करंट अफेयर करती थी। साथ ही एक है रवि जीके करके करंट अफेयर करके, तो वहाँ से भी आपको स्टेटिक करंट अफेयर सब कुछ, रवि स्टडी करके एक यूट्यूब चैनल है, आप देखिएगा सर्च करके तो वो हो जाएगा। तो वहाँ से मैं क्या करती थी। बाकी और भी दूसरे चैनल है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लूसेंट की जो बुक है वो उसने काफ़ी हेल्प की है जीके जीएस में। नेक्स्ट है, पोज करो थोड़ा। ललिता, ललिता ने कमेंट किया है कि आपने जीएस के नोट्स कैसे बनाए हैं। ओके, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी आपको कि जीके में जो, पहले तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, तो पहले तो इसका आप सिलेबस चेक कीजिए कि क्या सिलेबस है जीके में। उसके बाद में आप एक पेज पे पूरे टॉपिक्स को लिख लीजिए। उसके बाद में आप ये करिए कि जैसे आपके 45 टॉपिक्स हैं या 30 टॉपिक्स हैं, जितने भी हैं उनके नाम लिख लीजिए। लाइक मेले हैं, त्यौहार हैं, उसके बाद में इम्पोर्टेंट डेज़ है, बुक्स हैं, बुक्स के ऑथर्स हैं, रिसेंटली जो लॉन्च हुई है या जो प्रीवियस पेपर्स में आई हैं वो सारी बुक्स, ऐसे मतलब टॉपिक्स बना लीजिए। आपके मुख्यमंत्री हो गए, स्टेट्स हो गए, राजधानी हो गई,
उसके बाद में नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको लिख लीजिए एक पेज में। जैसे 45 आपके टॉपिक्स हुए तो पर डे आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर आप चाहें तो बुक से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यूट्यूब से, यूट्यूब में आपको एक इंडिविजुअल किसी भी टॉपिक के बारे में मिल जाएगा पूरा, तो वैसे कवर करेंगे तो 45 या 60 डेज़ में आपके सारे, 2 महीने में आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप जीएस आपका कंप्लीट कर सकते हैं। स्टैटिक का भी ऐसे ही, स्टैटिक के भी आप पूरे टॉपिक्स लिख लीजिए और एक एक वीडियो डेली आप देखेंगे, या मॉर्निंग इवनिंग में करके 2-2 वीडियो भी एक दिन में देख सकते हैं। तो ऐसे आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने तो ऐसे ही किया था। पोस्ट करो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो कमेंट है वो है अमीशा का। पूछती हैं कि टीथ मिनिमम कितने होने चाहिए इनके टीथ में। ओके, ख़राब हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है टीथ में। तो अगर आपके टीथ ख़राब हो गए हैं तो आप इनको, जैसे मसाले वाले टीथ होते हैं उनको निकलवा दीजिए, और जो नकली होते हैं कह सकते हैं उनको लगवा लीजिए आप, क्योंकि मेडिकल में इतना ये देखा नहीं जाता है। वैसे वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे भी कि वो कितना सीरियसली चेक कर रहा है। वैसे नॉर्मली वो इतना चेक नहीं करते हैं कि असली है या नकली है। तो आप नकली लगवा लीजिए। बाकी कोई ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि हाँ दांत सड़े हुए हैं या ऐसे हैं, वो चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए। बाकी इतना कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। नेक्स्ट है रोली का। रोली पूछती हैं कि 12th की मार्कशीट में मेरा नाम और माँ का नाम गलत है। ठीक है, तो रोली यहाँ पे आप एफ़िडेविट बन जाता है, लेकिन एफ़िडेविट बनवाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे आप कोशिश करिए कि आप पहले ही करेक्शन करवा लें अपनी 12th की मार्कशीट में। हो जाता है जैसे किसी का की डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में गलत होती है, पूरा मार्कशीट में अलग होती है, तो वो चीज़ें भी करेक्ट हो जाती हैं। तो वैसे ही आप नाम वगैरह जो है वो भी करेक्ट करवा सकते हैं। आप इसके लिए कैफ़े वगैरह पे पूछिए कि कैसे क्या प्रोसेस होती है, उसके थ्रू आपका जो है मार्कशीट में नाम वगैरह चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पारुल। पूछती हैं कि आपने मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए हैं। ओके, तो मॉक टेस्ट तो मैंने RWA रोज़गार विद अंकित करके एक यूट्यूब चैनल है, और वहाँ से उनका एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग अपने फ़ोन में, और वहाँ से मॉक टेस्ट लगाइए। बहुत बढ़िया कंटेंट वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। एक दिन में एक मॉक टेस्ट, या कोशिश कीजिए कि 2 मॉक टेस्ट आप लगा लें, बहुत बढ़िया होगा। और उसके बाद में मैंने जो अपना टेक्स्ट बुक है उसका भी ऐप है, और उससे मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, उससे भी टॉपिक्स कवर किए हैं। मॉक टेस्ट तो मैंने यहीं से लगाए हैं। बाकी बुक्स वगैरह से जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उसकी बुक्स आती है, तो वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने कवर किया था। तो इस टाइप से टेस्ट हो गए। नेक्स्ट है महिमा, कहती है थैंक्स दी। ममता का कमेंट है आपकी हाइट कितनी है। तो भाई मेरी 160 हाइट है। और महेंद्र सिंह रावत ये भी पूछते हैं हाइट कितनी है। ठीक है, बॉयज़ लोगों की तो ज़्यादा होती है, गर्ल्स की होती है। मेरी 160 है। वैसे हमारा क्राइटेरिया होता है 157 इसमें। बाकी जो SC ST वाले होते हैं उनको 155 आई थिंक उनकी हाइट होती है। बाकी जनरल और OBC की तो 157 होती है गर्ल्स की। नेक्स्ट है जीके को कैसे करें दी, मुझको तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो जीके में वही है कि आप टॉपिक वाइज पहले सिलेबस देखिए, टॉपिक लिखिए, फिर उसके बाद में एक एक टॉपिक को कवर करते चलिए। पहले आप कोशिश करिए कि कुछ दिनों तक, अगर आप स्टार्टिंग से अभी बिगनर हैं तो आपको बेसिक से पढ़ने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में आप टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिए और एक दिन में एक टॉपिक को कवर करिए। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाएगा क्योंकि आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। नेक्स्ट है आई के जस्ट साइड में आपको चोट लगी है। ओके, प्रीति पूछती हैं कि आपको चोट लगी है। कोई इशू नहीं है, आपकी आंखें, जो आपका विज़न है वो ठीक होना चाहिए, आपको ठीक से दिखाई देना चाहिए पास की दूर की चीज़ें। और चोट लगी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। निशान वगैरह होते हैं चोट के तो उससे कोई इतना इशू नहीं होता है। निशा कुमारी पूछती हैं मैम मेरा सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट पिछले वैकेंसी में बनवाया था। ओके, अब आप ये देखिए कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट को कितना टाइम हो चुका है। अगर 3 ईयर हो चुके हैं या 3 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं नेक्स्ट वैकेंसी तक, तो आप फॉर्म अप्लाई करने के पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा से बनवा लीजिए, रिन्यू करवा लीजिए उसको।
तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और लास्ट डेट भी निकल गई फॉर्म की और उसके बाद आप करवाएंगे तो बहुत इशू जाता है इसमें। और आप कोशिश करिए कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो सेंट्रल का हो, सेंट्रल का, क्योंकि सेंट्रल का ज़्यादा ये होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कनक पूछती हैं फ़िज़िकल की तैयारी कितने दिन तक की थी आपने। ओके, फ़िज़िकल की तैयारी वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने कैसे फ़िज़िकल की तैयारी की थी। तो अगर मोटा मोटा देखें तो 4-5 महीने मैंने फ़िज़िकल की तैयारी की थी, और मैंने बताया भी था कि हम हमारे गांव पे ही ऐसे सड़कों पे दौड़ा करते थे। वैसे कोई उतना ग्राउंड वगैरह में ये नहीं किया। लास्ट 7 डेज़ थे फ़िज़िकल के बचे हुए थे जब मैंने ग्राउंड जाके अपने आप को टेस्ट किया था कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो फ़िज़िकल का ऐसा कुछ नहीं है, बाकी वो डिपेंड करता है कि आपका जो स्टैमिना है वो कितना है ऐसे। और फ़िज़िकल की तैयारी एकदम से ऐसे मत कीजिए कि एकदम से आप बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा स्लो भागिए, स्लो दौड़िए थोड़ा, उसके बाद में धीरे धीरे अपना जो है स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप से कवर हो जाता है, स्टैमिना भी बन जाता है। क्योंकि आप अगर एकदम से स्टार्टिंग से ही पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे तो आप थोड़ा कहीं ना कहीं होपलेस हो जाएंगे कि नहीं हो पा रहा है ये वो। तो फिज़िकल की तैयारी हो जाती है, कोई इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट है देवेंद्र सिंह पूछते हैं नोट्स की पीडीएफ दे दो। तो नोट्स की पीडीएफ तो मेरे पास अभी नोट्स तो है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ ट्रेनिंग पे हूँ, और नोट्स के जो भी मेरी कॉपीज़ वगैरह हैं वो सारी चीज़ें घर पे हैं। और इतना ज़्यादा सिलेबस या कह सकते हैं नोट्स जो हैं इतने वास्ट हैं कि वो प्रोवाइड करवाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कोशिश प्रीति। करिए कि आप लोग अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि दूसरे के नोट्स में समझ में भी नहीं आता उतना, क्योंकि जो नोट्स बनाता है उसी के समझ में आता है राइटिंग वगैरह, और जो हम लिखते हैं वो खुद ही को समझ में आता है, दूसरों को इतना समझ में भी नहीं आता है। और इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप नोट्स अपने खुद के बनाएंगे तो एक तो आप बनाएंगे उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, और नेक्स्ट जब आप उनको रिवाइज करेंगे तब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और प्रीति कुमारी पूछती हैं कि कितनी एज में सक्सेस मिली है आपको। तो आप मुझे देख के एज का पता लगा सकते हैं कि कितनी एज हो सकती है मेरी। नेक्स्ट है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ था। तो ये तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर भोपाल रहा था, ऑपरेशन हुआ है मेरा। सोनी सिंह पूछती हैं उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑपरेशन हुआ है तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है आपका, और नेक्स्ट है कि उस ऑपरेशन के बाद आपको जो बॉडी पे जो निशान होता है वो कैसा है, कितना बड़ा है, क्या है, कहाँ पे है, वो चीज़ें डिपेंड करती है। बाकी इतना कोई इशू नहीं है, आप तैयारी करिए बढ़िया से। नेक्स्ट है ज्योति। ओके, ज्योति में बड़ा पूछती हैं, लिखती हैं कि प्रिया दी मेरे गांव की। ऑफ कोर्स ज्योति। और पूजा पूछती हैं अगर हमारा वेट कम हो तो क्या करें। भाई कम कितना होगा, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। जब मैं फ़िज़िकल मेडिकल जब मेरा चल रहा था लास्ट ईयर, तो मेरा 43 उस टाइम पे वेट था, तो क्लियर हो गया था। मेरे साथ एक लड़की थी, उसका 39 वेट था, तो उसका भी क्लियर हो गया था। तो वो डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे। अभी इस वाली वैकेंसी में तो वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं था, 40 के समथिंग समथिंग होना चाहिए था। बाकी नेक्स्ट वैकेंसी में कितना क्राइटेरिया रहेगा उस पर डिपेंड करता है। बाकी 40 to 45 के बीच में आपका वेट होना चाहिए। और नेक्स्ट पूछते हैं देवेंद्र सिंह पूछते हैं। ओके, हेलो दी लिखा है इन्होंने। तो नेक्स्ट है पूजा मौर्य। दी ये बताइए मेरी हाइट 155 है, ओबीसी से क्या तैयारी कर सकती हूँ। ओबीसी से तो अभी तक जो क्राइटेरिया था उसमें 157 उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो ओबीसी से तो मुश्किल है। लेकिन आप कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, तो शायद आपकी हाइट 1-2 सेंटीमीटर इम्प्रूव हो जाए, तो हो सकता है। ओके, हाइट मैंने बता ही दी है, ठीक है। पोज करो। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे जिनका रिप्लाई हम दे चुके हैं। तो अब और कुछ बता देंगे आप लोगों के लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि कुछ हमारे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं तो उसके बारे में भी ध्यान रखना होगा। बता दो।
सर्टिफिकेट में ये है कि पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे वैकेंसी आती है तो हम लोग फॉर्म भरने के लिए ये होते हैं कि भाई वैकेंसी आ गई, फॉर्म भरते हैं। लेकिन हम लोगों को ये देखना चाहिए कि फॉर्म भरते टाइम हम लोग को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारी नहीं, कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फॉर्म ठीक से भरा जाए। कभी कभी ये होता है कि हमारे फॉर्म ना भरने के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं, तो हमने जितनी भी मेहनत की है ना एग्ज़ाम के लिए वो सारी वेस्ट चली जाती है। ये बहुत लोगों के साथ में होता है, ये हमें पहले पता नहीं होता है, लेकिन जब एक्चुअली में फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और हम एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि कितनी बड़ी मिस्टेक हम लोग कर चुके हैं। तो फॉर्म को अच्छे से भरिए, सारी डिटेल्स खुद हम लोग क्या करते हैं, कैफ़े वाले को बोल देते हैं कि भाई ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है, ये ले लीजिए और हमारा फॉर्म प्लीज़ भर देना। लेकिन एक्चुअली में अगर हम खुद बैठे वहाँ पे और देखें कि हमारी सारी डिटेल्स सही फिल हो रही है और इस टाइप से करें तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर्म अच्छे से हम लोग भरे, पहली स्टेप तो यही होती है। नेक्स्ट ये होता है कि हम लोग का जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे हम लोग का फिज़िकल हो गया क्लियर, मेडिकल क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग को बुलाया जाता है। तो वहाँ पे हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट कि हम किस कास्ट के, क्योंकि उसी के बेस पे हम लोगों का मेरिट में नाम आता है कि हम लोग जैसे ओबीसी का कट ऑफ उसकी जाती है तो उसके बेस पे ही हम लोग का मेरिट में नाम आता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमारा जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो जैसे ओबीसी वगैरह का है तो वो कोई स्टेट में ओबीसी का होता है, वो सेंट्रल में जनरल का होता है। तो अगर आप सेंट्रल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए आपके पास में सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना पोस्ट कर। हाँ, तो हम सर्टिफिकेट के लिए बात कर रहे थे, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट का ये होता है कि अगर आप सेंट्रल में ओबीसी में आते हैं तो आप सेंट्रल का ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए। अगर तो हम बात कर रहे थे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास में सेंट्रल का होना चाहिए, बस इतना है। अगर ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी का सेंट्रल का होना चाहिए, एसटी/एससी में हो तो वो भी सेंट्रल का होना चाहिए। साथ ही ईडब्ल्यूएस एक होता है सर्टिफिकेट, वो भी अगर आप सेंट्रल के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपके पास में सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर स्टेट के लिए कर रहे हो तो स्टेट का भी बन जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। कभी कभी ये होता है कि हम सेंट्रल के एग्ज़ाम के लिए स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा देते, तो वो चल तो जाता है लेकिन उसका क्राइटेरिया अगर नहीं है, वैकेंसी आई और उसके नोटिफिकेशन में अगर उसका क्राइटेरिया चेंज हो गया है तो वहाँ पे प्रॉब्लम जाती है। मेरे सामने भी ऐसे हुआ है कि लड़कियों को सर्टिफिकेट के लिए बाहर किया था जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंट्रल का हो, ये कोशिश करना है हमें। और वो भी वैकेंसी के फॉर्म अप्लाई होने के लास्ट डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए। जैसे कि किसी एग्ज़ाम की लास्ट डेट जैसे 28 फरवरी उसकी लास्ट डेट है, तो 28 फरवरी के पहले बना हुआ वो होना चाहिए। उसके बाद आप बनवाओगे तो वो वहाँ पे नहीं ये करेंगे, मान्य नहीं करेंगे उसको। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी और तो अगर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं होता है और अपने स्टेट का होता है, जैसे कि SC/ST में आते हैं आप, और अगर आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल का नहीं है, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ से जनरल की कैटेगरी में डाल देते हैं। और अगर आपके जनरल की कैटेगरी के मुताबिक नंबर होते हैं, जैसे जनरल की कट ऑफ 70 गई तो आपके उससे ऊपर नंबर होंगे या फिर उतने नंबर होते हैं, तब भी आपका हो जाता है। बट आपके नंबर वहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर आने चाहिए। तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं होगा तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, बस इतना फ़र्क होता है। हाँ, और मैंने ये भी देखा है कि अगर आपने ओबीसी से फॉर्म अप्लाई किया है और आपके पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो है आपने फिज़िकल क्लियर कर लिया है, मेडिकल क्लियर कर लिया है, तो आपको वहाँ से वो रिजेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, उसमें आपको जनरल में नहीं डालेंगे। जहाँ तक मैंने 1-2 केस ऐसे देखे हैं वहाँ ऐसा हुआ है, उसको उनको बाहर कर देते हैं अगर वो ओबीसी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सर्टिफिकेट है वो ठीक ठाक होना चाहिए बस। क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, दिन रात पढ़ते हैं, उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट की वजह से निकाल देते हैं बाहर या फिर आपका एक सर्टिफिकेट की वजह से नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आप लोग बनवा लीजिएगा पहले से ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए कोई भी। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि बॉयज़ जो हैं उनके लिए यहाँ पे जो लाइसेंस होता है वो अनिवार्य है
उस लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। तो लाइसेंस आप लोग बनवा लीजिएगा। और उसमें 2 टाइप से आई थिंक लाइसेंस होता है, मुझे ज़्यादा लाइसेंस के बारे में LMV पता नहीं है। उसमें ये होता होता है, है कि एक HMV। उसमें होता है, रनिंग में होता है एक, लर्निंग होता है, लर्निंग बोलते हैं उसको, लर्निंग नहीं लर्निंग चलता। लाइसेंस नहीं चलता है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे थे जब ये फिज़िकल हो रहा था कि सर मेरे पास में एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर लर्निंग का लाइसेंस है तो चल जाएगा क्या, चल जाएगा क्या, तो वो नहीं चलता है। आपके पास में जो एक्चुअली में लाइसेंस होता है वही होना चाहिए। तो आप लोग ये वेट मत करिए कि वैकेंसी आएगी, फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद में, लाइसेंस तो आप क्योंकि लोग अभी उसमें से भी बनवा टाइम लगता लीजिए। है, लाइसेंस में भी। अगर आप 18+ हो चुके हैं तो ऑफ कोर्स उसके बाद ही बनता है, और एग्ज़ाम के लिए अप्लाई भी उसके बाद ही होता है। तो आप लोग प्लीज़ वो बनवा लीजिए। बहुत सारे बॉयज़ इस बार ऐसा हुआ है उनके साथ कि एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन लाइसेंस के लिए उनको बाहर कर दिया है। उस बात का ध्यान रखें। चलिए ठीक है, बस यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को और किसी बात के लिए जानकारी चाहिए हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दिएगा, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगी। और चलिए ठीक है, बाय, जय हिंद। और हाँ, एक बात, ये जो प्रिया हैं, जो जिनको हम दी बोलते हैं, प्रिया दी बोलते हैं वैसे तो वो सोशल मीडिया वैसे तो यूज़ नहीं करती, बट इनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। तो अगर आप लोग को कोई भी बात पर्सनली पूछनी हो या फिर स्टडी से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो, तो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी आईडी दे दूँगी और यहाँ पे भी आईडी लगा दूँगी, तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। प्रिया नाम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट है इनका। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, बाय, बाय। जय हिंद।